My name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. तो आज का हमारा होने वाला है सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स की तरफ। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, अच्छा ठीक है, पहले हम इसको समझ लें किस किस पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सीबीएसई के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, और सीबीएसई में इसका डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से करके जानी है। एंड जेई मेंस में इसके ग्राफ पर न्यूमेरिकल आता है। सो पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स पर। देखो बेटा, आपको ये तो पता है कि आइसोथर्म्स क्या होता है। पता है ना, आइसो माने सेम, थर्म माने थर्म आ गया, थर्म मींस व्हाट, टेम्परेचर। ठीक है, तो वो एड्सॉर्प्शन के ग्राफ जिसमें जो टेम्परेचर है वो क्या लिया गया हो, सेम लिया गया हो, यानी कि सेम और आई कैन से कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोथर्म्स क्या होते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। those graphs which are plotted on the at the constant temperature। ठीक है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किए जाए उन्हें ही क्या बोलते हैं हम, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ओके, आइसोबार्स क्या होंगे, जो सेम प्रेशर पर किए जाएं। अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में आपको याद रखना है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। रिमेंबर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बताया था कि जो x ग्राम एडसॉर्बेट, देखो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत जरूरी है। ट्रिक तो मैं बता ही दूंगी उसके बाद। देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था, उधर बता देती हूँ कि x ग्राम एडसॉर्बेट किस पर एडसॉर्ब होता है, m ग्राम एडसॉर्बेंट पर। ठीक है, m ग्राम एडसॉर्बेंट पर। समझ गए कि x ग्राम, जो x ग्राम एडसॉर्बेट है यानी कि जो बाहर से आया, सपोज मैंने इस पर पानी डाला और ये क्या है मेरा एडसॉर्बेंट, ये तो बेंट है, और इसके ऊपर जो आके डाला मैंने वो क्या है, बेट है। ठीक है, समझ लो मेरी बात। तो अगर मैं इसका 1 ग्राम निकालूं कि 1 ग्राम एडसॉर्बेट कितने पर एडसॉर्ब हुआ है, उल्टा लिख दिया मैंने, x ग्राम उल्टा लिख दिया बेटा, एरो बस इस तरफ कर लो। ठीक है, हमें ये निकालना था कि 1 ग्राम एडसॉर्बेंट पर कितना एडसॉर्ब होगा, तो बस एरो को ऑपोजिट कर लो, अदरवाइज इसको इस तरफ लिख लो। नहीं समझ रहे, देखो यहां से m ग्राम एडसॉर्बेंट का निकाला तो m ग्राम का इतना है, m ग्राम पे इतना एडसॉर्ब होता है, m ग्राम एडसॉर्बेंट पर इतना, x ग्राम एडसॉर्बेंट एब्सॉर्ब होता है, तो एक पर कितना होगा, x बाय m ग्राम एडसॉर्बेट, है ना। अदरवाइज तुम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो इस तरह से, देख लो, m ग्राम एडसॉर्बेंट पर कितना एडसॉर्ब होता है बेटा, x ग्राम एडसॉर्बेट। तो एक पर कितना होगा, x बाय m ग्राम एडसॉर्बेट। आई होप आई एम क्लियर विद इट। यही आपका क्या आता है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। बेटा रुक जाइएगा, बिल्कुल लास्ट में हम इसकी ट्रिक पढ़ेंगे, पर ट्रिक से पहले आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो 1 नंबर का सवाल में अगर आपसे पूछ ले कि फ्रेटलेक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन क्या होती है, तो आप ट्रिक से डायरेक्टली लिख दोगे, बट क्या आप उसका डेरिवेशन कर पाओगे, नहीं। क्या आप उसके ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं। क्या आप उसके न्यूमेरिकल कर पाओगे, नहीं। तो ट्रिक हम लास्ट में सीखेंगे, जब आप बिल्कुल बेसिक्स कर लोगे तो फिर आपको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया मेरा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। अब बेटा ये जो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स होते हैं, ये हमारे दो साइंटिस्ट ने दिए थे, एक दिया था फ्रेडलिच ने और दूसरा दिया था लैंगमियर ने। तो हमारे दो हैं यहाँ पर,
मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला है बेटा FREUDLICH, फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, और दूसरा दिया था बेटा आपका लैंगमुयर ने, लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा बेटा ये टॉपिक ध्यान से समझ लेना, कौन सा पार्ट किसके लिए जरूरी है। ये वाला जो पार्ट है, जो फ्रेडलिक वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई। ये वाला पार्ट तुम्हारे सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए, ठीक है बेटा। ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो मैं पार्ट आपको लिखवा रही हूं, ये इस इक्वेशन का सीधा सीधा ग्राफ नीट में पूछ लेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है इससे, ठीक है, ना नीट में ना एडवांस में। तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है और नीट का बहुत इसका बेसिक सा सवाल लगेगा आपको। लास्ट जो इक्वेशन आती है ना, डिराइव्ड इक्वेशन आती है, इसका जो डेरिवेशन करोगे उसकी जो डिराइव्ड इक्वेशन आएगी लास्ट वाली, उससे सवाल पूछेगा। और एडवांस में जो इक्वेशन जैसे आप डिराइव करते हो उससे सवाल पूछेगा। तो मेरी बात क्लियर हो गई? इसका डेरिवेशन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाली इक्वेशन नीट के लिए, ठीक है। वो वाला पार्ट हमारा इसका है। सीबीएसई वालों को ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करना, सीबीएसई वाले बेटा छूना भी मत इस पार्ट को, ठीक है। बस हमें फ्रेडलिच ही वहां पर करना है, ठीक है। तो अब हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। आई होप आपको किस पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर पढ़ना है, किस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक पढ़ना है, ये क्लियर हो गया होगा। तो बस फिर आधा काम तो हो गया, हमें कैसे पढ़ना है हमें पता चल गया। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होते हैं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किए जाए, है ना। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किए जाए। अब देखो टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट रख दिया, लेकिन जब मैं एडजॉर्प्शन की बात करूंगी तो मैं किसकी बात करूंगी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की, राइट। तो मेरा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मैंने आपको बताया क्या, x/m, है ना। अब अगर मेरा कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो मैं किसके वर्सेस सोचूं भाई, किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करूं, सोचो, ऑफ कोर्स प्रेशर, ठीक है। तो मैं प्रेशर के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, यानी कि x/m की बात करने वाले हैं। x/m क्या है मेरा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसकी हम बात करने वाले हैं कि इसकी और प्रेशर के बीच का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले तो पॉइंट तो आपको यही समझना है कि फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या बता रहे हैं बेटा, फ्रेडलिक की बात कर रहे हैं हम, लैंगमुयर हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ्रेडलिच, ठीक है। फ्रेडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ रहे हैं। अब देखिए तो उसने क्या बताया, उसने सबसे पहले रिलेशन बताया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में। ये रिलेशन तो आपको खुद भी पता है, सोचो भैया, आपको पता है ना, लास्ट क्लास में जब फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन पढ़ाया था तो उसमें आपको क्या बताया था मैंने, कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जो मेरा x/m है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एम आई राइट? यस आई एम। ओके, चलो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो अब देखो बेटा ध्यान से देखना, फ्रेडलिक ने क्या किया, फ्रेडलिक प्लॉटेड अ ग्राफ। मैं ये वाला पोर्शन अब हटा रही हूँ क्योंकि आपने लिख ही दिया होगा, तो अब ये वाला पोर्शन हम हटा देते हैं। देखिए तो फ्रेडलिक प्लॉटेड अ ग्राफ, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अब वो ग्राफ कैसा था देखिए जरा, वो ग्राफ था कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये ग्राफ आया था उनका, यहां पर लिया था उन्होंने एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और यहां पर लिया था प्रेशर, और आपको पता है ये किस पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, इसीलिए इसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। फ्रेडलिक ने दिया इसलिए इसको फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स कहते हैं। अब देखिए बेटा, अब इस ग्राफ में आपको एक बात नजर आ रही होगी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यहां देखो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है मेरा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ता जा रहा है ना। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक बात समझो कि प्रेशर बढ़ाते रहे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता रहा,
लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ देरी के बाद प्रेशर का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो गया। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो लेकिन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो ये क्या था भाई, ये क्या था बेटा, जिस प्रेशर के बाद में, जिस मतलब ये प्रेशर, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जिसके बाद में कितना भी आप प्रेशर बढ़ा लो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। सैचुरेटेड प्रेशर, ठीक है। अब ये जो सैचुरेटेड प्रेशर है इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगी। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि x/m अगर मैं बढ़ा रही हूं तो मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद में ये क्या हो जाता है बेटा, चेंज नहीं होता प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर के बाद में इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो क्या मैं इस ग्राफ को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ? एक पहला पोर्शन तो ये जिसमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये वाला, ठीक है। फिर एक ये वाला पोर्शन हुआ, देखो इनिशियली देखना बेटा, यहाँ पर मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर, ठीक है। तो हुआ क्या, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिर यहाँ धीरे धीरे से बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसके बाद क्या हो गया बेटा, ये तो कांस्टेंट ही हो जा रहा है। आगे जब हम जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये तो कांस्टेंट ही हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर मेरे क्या बन गए, यहाँ पर मेरा इसी ग्राफ के 3 अलग अलग हिस्से हो गए जिसमें प्रेशर का अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला हिस्सा है ये, फिर दूसरा है ये, और तीसरा हिस्सा है ये, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा प्रेशर है, यहाँ पर जो मेरा प्रेशर होता है बेटा, देखिए जब आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। देखिए अब हुआ क्या कि इस ग्राफ के बेसिस पर उन्होंने इक्वेशन दे दी, फ्रेडलिच ने इक्वेशन दे दी कि जो मेरा x/m है दैट इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n। और आपको पता है अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, मेरा एक कांस्टेंट आएगा। बेटा 1/n समझ में आ रहा है क्यों लिया, क्योंकि प्रेशर जो है वो तीनों में अलग अलग है। प्रेशर जो है वो तीनों में क्या है, अलग अलग है। यहाँ बहुत हाई प्रेशर है, यहाँ पर मेरा लो प्रेशर है, देखो ना यहाँ पर लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर रेंज आ गई, यहाँ पर मेरा हाई प्रेशर रेंज आ गई, और ये मेरा इंटरमीडिएट प्रेशर आ गया। यानी कि केस 1, 2, 3 बन गए, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इसीलिए उन्होंने तीनों को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन को क्या दे दिया, x/m इक्वल टू k टू द पावर 1/n। k कांस्टेंट था, p वाज द प्रेशर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए अगर मैं केस मान लूं, केस फर्स्ट क्या है, प्रेशर इज वेरी लो, ठीक है, लो प्रेशर रेंज। अगर मैं लो प्रेशर पर लेती हूं, प्रेशर मेरा क्या है बेटा, लो प्रेशर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बेटा, जब ये लो प्रेशर रेंज में हम जाते हैं, लो प्रेशर रेंज में जब हम जाते हैं, भाई ये लो प्रेशर रेंज ही तो हो गई। तो आप देखिए कि P पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है। तो क्या मैं 1/n को 1 ले लूं, बोलो 1/n को मैंने क्या ले लिया बेटा, 1 ले लिया, ठीक है। यानी कि इस रेंज में मेरा जो 1/n है वो किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल है। क्या बात आपको समझ आई? अगर 1 के इक्वल है तो जो x/m है दैट इज इक्वल टू kp, हो गया ना बच्चे। ये हो गया मेरा लो प्रेशर रेंज के लिए। चलो अब आते हैं केस थर्ड की तरफ, ठीक है। अगर मैं केस थर्ड पे बात करूं तो वेरी हाई प्रेशर, जो प्रेशर रेंज है वो बहुत ज्यादा है बेटा, प्रेशर रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रेशर पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अगर प्रेशर पर डिपेंडेंसी ही खत्म हो गई तो 1/n बराबर किसके हो गया, 0 के इक्वल हो गया ना भाई, प्रेशर ही नहीं बचेगा, है ना। 1/n अगर 0 के इक्वल हो जाता है बेटा तो देखिए क्या मेरा x/m बराबर k, p की पावर तो 0 हो गया, तो p को हटा ही ना दूं मैं, p को हटा ही ना दूं या p की पावर 0 को लिख दूं।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेशर पर क्या हो रहा है, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। एम आई क्लियर टू यू? ओके गुड। तो देखो प्रेशर पर एडसॉर्प्शन, नो मोर डिपेंडेंस ऑन प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस थर्ड। आप समझिए बेटा, ये हो गया हमारा केस थर्ड। अब अगर केस सेकंड की बात की जाए, केस सेकंड की बात मैं करूं तो सिर्फ केस सेकंड जो होता है इसमें होता है एट इंटरमीडिएट प्रेशर। जब प्रेशर क्या हो बेटा आपका, इंटरमीडिएट हो, ना बहुत ज्यादा हो, ना बहुत ज्यादा कम हो, ना बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर है। तो ये जो फ्रेडलिक की इक्वेशन थी बेटा, ये यानी कि x by m is equals to कपोला 1 by m। कपोला was the villain, ठीक है, was the villain in शक्तिमान। अगर तुम लोगों ने तो देखा नहीं होगा शक्तिमान, हमने देखा है, उसमें कपोला विलन था। ठीक है, तो कपोला सो ये क्या है बेटा, 1 by m। ओके, सो x by m इक्वल टू k p टू द पावर 1 by n। ये इक्वेशन वैलिड करती है किसके लिए बेटा, एट इंटरमीडिएट प्रेशर पर। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर मेरा 1 by n हो जाएगा 0 के इक्वल, यहाँ मेरा 1 by n रहेगा, यानी कि प्रेशर पर डिपेंडेंसी। देखो बेटा यहाँ पर तो प्रेशर जो है वो बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देखो तो जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे ये बढ़ेगा। यहाँ पर बेटा ये जो x by n है इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, इस रेंज में कुछ वैल्यू होगी, इसलिए ये वाली इक्वेशन वैलिड करेगी। और ये वाली पर 1 by n जब 0 हो गया तो k p की पावर क्या आ गई, 0 आ गई। तो यानी कि यहाँ पर, ठीक है, एडसॉर्प्शन डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। एडसॉर्प्शन डू नॉट depend on pressure in this range। ठीक है, in this range। इस पर तो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इस पर रेंज पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपसे पेपर में ये रेंज पूछ ली जा सकती है बेटा। ये आपसे जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपसे पूछ सकता है। तो ये बेसिक आपको भूलना नहीं है। ओके, तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होते हैं। आइसोथर्म्स वो होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किए जाए। ठीक है, और एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे दो तरह के थे, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडलिक जिन्होंने दिया था, और दूसरे थे लैंगलियर। फ्रेडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स आपके सीबीएसई के सिलेबस में आते हैं, लैंगलियर नहीं है। तो फ्रेडलिक ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है, देखो बेटा हमेशा ये याद रखना, हमेशा ये याद रखो, मैं लास्ट वाली इक्वेशन में याद कराती हूँ। देखो जो भी आएगा वो ऊपर होगा, जो भी एब्जॉर्बेट होगा यानी कि जो भी एब्जॉर्ब होने आया वो इसके ऊपर ही आएगा ना। सपोज पानी की बॉटल अभी पास में नहीं है, दूर है, ठीक है, तो मैं पानी डाल के नहीं दिखाऊंगी अभी आपको, वैसे भी गीला हो जाता है, साफ नहीं होता फिर इससे। तो जब मैं इस पर वाटर डालूंगी तो वो ऊपर होगा, तो यानी एब्जॉर्बेट ऊपर होगा, बेंट नीचे होगा, बेंट नीचे हो गया, बेट ऊपर हो गया, ठीक है, और इक्वल टू कपोला। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया लो प्रेशर रेंज में, हाई प्रेशर रेंज में और इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज में। अब बेटा अब आगे बढ़ते हैं इस पर। इस ग्राफ के अलावा अगर मैं वो जो मेरी लास्ट वाली इक्वेशन है, ये जो मेरी लास्ट वाली इक्वेशन है, अगर मैं उसका लॉग ले लूं, भाई ले सकते हैं ना उसका लॉग, चलो लॉग लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं उसका, एंड देन यू विल गेट टू नो कि न्यूमेरिकल इस पर कैसा लगेगा। ये डेरिवेशन तो आपसे सीबीएसई के पेपर में पूछ लेगा बेटा, इंपॉर्टेंट है तो छोड़ना मत। चलो अब आगे आते हैं। इक्वेशन वाज x by m, जो भी आएगा वो ऊपर होगा, जिसको भी एब्जॉर्ब कराना होगा, जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो नीचे होगा, इज इक्वल्स टू कपोला 1 by m। ठीक है, k p की पावर 1 by n। k क्या था, कांस्टेंट, p वाज द प्रेशर, n वाज अ वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल। 1 भी भाई 1 by n की टोटल वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और 1 by n उस इंटरमीडिएट रेंज में होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने इसका लॉग लिया तो लॉग x by m इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा log k प्लस 1/n log p, यही होगा ना? गुड। अब देखो बेटा, ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रही होगी। भाई जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप चेक करते हो कि हाइपरबोला है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो दिस इक्वेशन इज लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो दिस इज y इज इक्वल्स टू, ये हो गया mx प्लस c, ठीक है। ये मेरा इंटरसेप्ट है, ये मेरा y एक्सिस, ये हो गई मेरी x एक्सिस, और ये मेरा क्या हो गया बेटा आपका स्लोप हो गया। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस पे लिया मैंने log x/m, x पर लिया log p, log k वाज द इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है बेटा, और स्लोप भी आपका पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ गया, और स्लोप मेरा क्या हो गया बेटा 1/n। और आपको पता है जो स्लोप ये हो गया बेटा, और ये मैंने ये लाइन खींच दी, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया log k। इस लाइन को कुछ इस तरह से खींच सकते हो आप। ओके बेटा, ये जो स्लोप होता है 1/n, अभी तो यहाँ पर स्लोप आ गया, ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसको tan थीटा भी हम ले लेते हैं, तो स्लोप बराबर होता है यहाँ पर tan थीटा, ठीक है। जरूरत पड़ेगी जब आप न्यूमेरिकल करोगे। एम आई क्लियर विद इट? ओके, तो चलो अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस, जैसे इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज, मैं पहले आपको करा दूं फिर मैं बताऊंगी कि कहाँ आया था, ठीक है, अदरवाइज तुम पहले डर जाते हो। आई नो, देखो x/m है, यहां लिया मैंने प्रेशर, और ये है बेटा, ये मेरे 3 प्लॉट हो गए, ठीक है। अब यहां पर मुझे दिया T1, T2, T3, ठीक है। अब आपसे ऑर्डर पूछना चाह रहा है, बताओ जल्दी, ऑर्डर पूछना चाह रहा है, ऑर्डर मतलब वो वाला नहीं, केमिकल काइनेटिक्स वाला नहीं भाई, T2, T1, T3 इनका क्या ऑर्डर होगा आपस में, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए बेटा, जब आप ऑर्डर्स चेक करोगे, जब भी आपको इस तरह से निकालना होता है, तो सबसे पहले तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने सीख लिया होगा, बट स्टिल मैं एक बार आपको सिखा देती हूँ। आपको क्या करना होता है बेटा, आपको कोई एक चीज कांस्टेंट लेनी होती है, या तो इसको कांस्टेंट ले लो या इसको कांस्टेंट ले लो। भाई एक बात बताओ, जब आप ये दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया है ना, तो अभी तो आप इन दोनों को रीड कर पा रहे हो ना, इन दोनों को रीड कर पा रहे हो इसको कांस्टेंट लेकर, है ना। 3 चीजें होंगी बेटा, तो 2 को रीड कर पाओगे, एक को कांस्टेंट लेकर। यानी कि जब आपको इनका ऑर्डर निकालना है तो आपको इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा या इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, है ना। एक क्वांटिटी तो कांस्टेंट होनी पड़ेगी ना भाई, है ना, तभी तो निकाल पाओगे। 3 है, ठीक है, इन दोनों को स्टडी कब कर पा रहे थे, जब ये कांस्टेंट था। अब इसको अगर स्टडी करना है तो इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। मान लो मैंने कर दिया प्रेशर को कांस्टेंट, ठीक है, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। जब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया तो मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए। अब ये जो मेरे 3 पॉइंट थे, यहां से आप बिल्कुल जस्ट इसके सामने देखोगे बेटा, तो आपको एड्सॉर्प्शन भी मिल जाएगा। ये जो आपके 3 पॉइंट थे, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एड्सॉर्प्शन भी मिल जाएगा। यहां देखेंगे, जब T1 टेम्परेचर था तो एड्सॉर्प्शन यहां था, यानी कि कम था। जब T2 टेम्परेचर हुआ तो एड्सॉर्प्शन यहां था, यानी कि इससे ज्यादा था। और जब T3 टेम्परेचर हुआ तो एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा था। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, कंसिडर करो इसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो x/m क्या होता है, जल्दी बताओ, कम होता है ना। तो बताओ यहां पर टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, T1, T2, T3 और T3, T2, T1, दोनों में से क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए बेटा। टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां हो रहा है,
सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन यहाँ, तो इसका टेम्परेचर सबसे कम, सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन यही तो है, तो इसका टेम्परेचर सामने कौन है T3, तो ये क्या हो गया बेटा सबसे कम हो गया, यानी कि T3 सबसे कम, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया, आ गया, वेरी गुड। और ये बेटा ये क्वेश्चन है एडवांस 2012 का, ठीक है। सो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस उनको यहाँ इजी बनाओ, दिमाग में आसान बनाओ बेटा। जब तुम अपने दिमाग में बेसिक समझ लोगे, आसान कर लोगे उनको, ट्रिक सीख लोगे, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। बस यहाँ क्वेश्चन को पहले आसान बनाना है, समझना है, करोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो बेटा अब हम आते हैं इस टाइप के, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। चलो फिर अब इसको हटा देते हैं हम, और आप क्वेश्चन लिख लेंगे, उसको लिख लो बेटा, इधर का साफ कर रही हूं मैं, ओके। नाउ प्लीज राइट द ग्राफ बिटवीन log x by m and log p is a straight line, ठीक है। क्वेश्चंस पर है बेटा, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, इज अ स्ट्रेट लाइन inclined at 45 degrees with the intercept of 0.3 बेटा इंटरसेप्ट गिवन है। What will be the rate of adsorption at बताइए जल्दी 0.4 atm। तुमसे क्यों पूछ रही हूं मैं क्वेश्चन मैं दे रही हूं, बताइए जल्दी। चलो कोई बात, होता है। चलो सवाल करने की कोशिश करो बेटा, नहीं होगा मैं कराऊंगी, कोशिश तो करो, हो जाएगा। नहीं हो रहा, मैं कराऊं, पता नहीं चल रहा कैसे करना है, पता तो है तुम्हें। देखो सबसे पहले उसने कहा ग्राफ किस के बीच में, लॉग वाला, ठीक है। यानी कि मुझे x by m वाला और जो प्रेशर वाला ऐसे वाला ग्राफ दिया था उसके बारे में नहीं सोचना है ना। उसने कह भी दिया भाई स्ट्रेट लाइन है और 45 डिग्री पर इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन है 45 डिग्री पर, तो बेटा 45 डिग्री पर इंक्लाइन है, तो वही उसका क्या हो गया, यू आर स्मार्ट, स्लोप है ना, वही उसका क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो यानी कि मुझे स्लोप गिवन है, मुझे इंटरसेप्ट भी गिवन है, और मुझसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पूछ रहा है, और प्रेशर मुझे उसने दे दिया है, ये मेरा प्रेशर है। बेटा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जल्दी बताओ क्या होता है। हाँ, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नथिंग बट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बताओ क्या था, एड्सॉर्बेट ऊपर, बेंट नीचे, जो आएगा एड्सॉर्ब होने वो तो ऊपर ही होगा, और जिस पर एड्सॉर्ब होगा वो तो नीचे ही होगा। सो x by m, ये मेरा था x by m। वो तुमसे x by m पूछना चाह रहा है, प्रेशर उसने मुझे गिवन है। अब देखो बेटा ध्यान से समझो कि ये वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से वो इसको रिलेट कर रहा है, यानी कि वो आपसे दो चीजें रिलेट करवाना चाह रहा है। कौन सी, एक तो फ्रेडलिक का जो पहले वाला ग्राफ था, जो पहले वाली इक्वेशन थी वो क्या थी, x by m is equals to k p to the power 1 by m, है ना। ये अब मुझे अगर मुझे इंटरसेप्ट पता है, मैं k निकाल लूं वहां से, प्रेशर मुझे गिवन है, और मैं n की वैल्यू यानी कि 1 by n में निकाल लूं, किससे निकलेगा, स्लोप से निकलेगा, तो और उनको यहां रख दूं, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या है बेटा, मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्वेश्चन को हमेशा बेटा पीछे से शुरू करें। पीछे से शुरू करने का मतलब है कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो भी लास्ट में पूछा हो पहले उसकी इक्वेशन लिख लो,
ठीक है, उसकी इक्वेशन लिख लो, फिर सोचो कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा तू भी रिक्वायर्ड है, ओके, अच्छा तू भी रिक्वायर्ड है, ओके, फिर चेक करो जो डेटा गिवन है उससे इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो शुरू करते हैं। log x बाय, हमारी इक्वेशन क्या थी बेटा, इसका log अगर ले लोगे तो देख लो, यही बनाकर दिखा देती हूँ। log x बाय m इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p, यही तो थी। ये मेरा क्या जाता था बेटा 1 बाय n, ये मेरा जाता था स्लोप, ये मेरा क्या था इंटरसेप्ट। ठीक है, मुझे तो ग्राफ बनाने में देर नहीं लगेगी, बट ग्राफ की कोई जरूरत भी नहीं है। log p और ये मेरा स्लोप हो गया 1 बाय n। 1 बाय n ही क्या होगा, tan थीटा स्लोप, रिमेंबर। तो ये हो गया मेरा tan थीटा। थीटा मुझे गिवन है, क्या है थीटा 45। तो देखिए अगर मुझे थीटा गिवन है, सो tan 45 इज इक्वल्स टू माय स्लोप, यानी मेरे 1 बाय n की वैल्यू। ठीक है, और 1 बाय n की वैल्यू तो चाहिए मुझे यहाँ पर, n की नहीं 1 बाय n की चाहिए। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू जल्दी बताओ मैथ वालों, जल्दी बताओ। 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये तो मेरी आ गई 1। चलो बहुत अच्छी बात है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब मैं निकाल लेती हूँ k की वैल्यू। k क्या था बेटा मेरा, k क्या था, इंटरसेप्ट था k, यानी कि log k मुझे गिवन है, मुझे k नहीं गिवन, मुझे log k गिवन है। देखो तो मेरा log k बराबर कितना गिवन है उसने, पॉइंट log k बराबर मुझे गिवन है 0.3। अब देखो बेटा यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि या तो उन्हें ये देखना आता हो कि एंटी लॉग लेना है तुम्हें। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तुम्हें एंटी लॉग लेना है ना। लॉग के बराबर 0.3 मतलब के बराबर जो आएगा वो आएगा लॉग का उल्टा एंटी लॉग 0.3। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। छोटी सी ट्रिक वो क्या है कि चेक कर लो, जब भी तुम्हें एंटी लॉग निकालना हो ना तो चेक कर लो कि लॉग में वो किसकी वैल्यू होती है, बस हो जाएगा सवाल। जैसे कि क्या, देखो 0.3 लॉग में किसकी वैल्यू होती है, याद करो। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0.3010। तो यानी कि लॉग में 0.3 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है ना। तो जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो देखना बेटा log 2 की वैल्यू होती है 0. बेटा ये मैथमेटिकल ट्रिक्स की वीडियो आपको अलग से मिलेगी। मैं यहाँ पढ़ाने बैठूंगी ना तो फिर वही हो जाएगा, सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा पाऊंगी, ये टॉपिक रह जाएगा। तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। यहाँ देखो log 2 बराबर log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो k की वैल्यू हो गई, यानी इसका जो एंटी लॉग आया इसकी वैल्यू होगी 2। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये ट्रिक याद रखना कैसे करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, मैथ्स में ये ट्रिक चाहिए बेटा। अगर आपको लॉग, एंटी लॉग, ग्राफ ये सब निकालना आता है अच्छे से तो फिजिकल केमिस्ट्री का आप कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। अदरवाइज यही होगा कि आपको यहाँ तक आता होगा और यहाँ पर आप फिर कि छोड़ो यार कौन लॉग टेबल देखने बैठेगा, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो इसीलिए तुम क्या करोगे, यहाँ आया हुआ सवाल छोड़ दोगे, वो मत करना। ओके, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू क्या करते हैं, हो गया था, रख दो वहां पर वैल्यूज। देखो x बाय m बराबर k, p की पावर 1 बाय n, k कितना आया मेरा 2, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.4, 1 बाय n की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ गया 0.8। ठीक है, एम आई क्लियर विद इट? क्या आपको आज का लेक्चर समझ में आया? ओके, दैट्स वेरी गुड। तो आज हमने फ्रेडलिक का एब्जॉर्प्शन आइसोटोप कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में हम लैंगमेयर करेंगे, क्योंकि दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, लैंगमेयर इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर नॉट फॉर सीबीएसई बट फॉर कंपटीशन। तो सीबीएसई वाले बच्चे तुम लोग एक लेक्चर का रिलीव ले सकते हो, क्योंकि उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कोलॉइड्स का। ठीक है, तो उसके बाद हम आपका कोलॉइडल या फिर कैटलिस्ट
ठीक है। आई थिंक कैटलिस्ट पहले आता है, तो हम कैटलिस्ट शुरू करेंगे। तो आप एक लेक्चर का रेस्ट ले सकते हो, सीबीएसई वालों को जरूरत नहीं है देखने की, बट नो रेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों, ठीक है। तो तुम लोगों को वो लेक्चर देखना है एंड अगेन बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत खुश रहिए। चलिए मैं मिलूंगी अब आपसे अगले लेक्चर में। बाय।